देखिए, बेस्ट रिवीजन वीडियो का ये पार्ट सेकंड है और क्लास स्टार्ट होने से पहले केवल एक बात कहना चाहूँगा कि क्लास कंप्लीट देखने के बाद में आपको इसकी इम्पोर्टेंस और इस कंटेंट को बनाने के पीछे की मेहनत कितनी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट से। तो देखिए, सबसे पहले आपको ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ। तो एक यदि नॉर्मल वाला आपको ट्रायंगल दिया हो तो उसका आपको पेरीमीटर निकालना होती है, तो आपको आता है सिंपल सा है कि उसकी सभी साइड्स को ऐड कर देना है a+b+c। और इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर का हाफ करना है a+b+c डिवाइड बाई 2। तो ये तो आपके पास एस हो गया, इसको अर्ध परिमाप बोलते हैं हिंदी में। तो इसका क्षेत्रफल आपके पास क्या हो जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये तो आपको आता है। यदि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और यदि आपके पास ट्राइंगल इस तरीके से हो कि आपके पास दो साइड इसके गिवन हो, उन दो साइड के बीच का आपको एंगल दिया हो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है कि ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्मूला ये लगा लेना है 1/2 a इंटू सी, और इनके बीच में जो एंगल है वो आपके पास हो जाएगा b। जैसे कि यहाँ पे b एंगल है तो ये b एंगल यहाँ पे लगा देना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद में दो रूल और आपको ध्यान रखने हैं, एक तो कोसाइन रूल हो गया, एक आपको साइन रूल हो गया। कोसाइन रूल में क्या ध्यान रखना है कि कॉज ए है तो उसका वैल्यू हो जाएगी b² + c² - a² अपॉन 2bc। अब यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c क्या है, आपके पास साइड्स है इस ट्राइंगल की, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये जो a है ये आपके पास जो a यहाँ पे लिख रहा है ये आपके पास इस वाली साइड के सामने वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं साइन रूल के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास a/sin a और b/sin b c/sin c बराबर 2r। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है समझना कि 2r क्या है। बेसिकली 2r आपके पास सर्कम रेडियस है, यानी ये कोई ट्राइंगल रहा तो इसके चारों तरफ एक यदि मैंने सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो इसकी एक रेडियस होती है वो r, वो कैपिटल R है, वो आपके पास यहाँ पे 2r हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं इसमें एक और चीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो देखिए। एक ये आपके पास नॉर्मल ट्रायंगल हो गया, इसमें ये क्या है कि मीडियन ड्रॉ की गई है, ठीक है। ये 3 मीडियन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है। देखो 4 टाइम्स आपके पास मीडियन का, ठीक है, 4 टाइम्स कर रहा हूँ मीडियन का, ये बड़ा होगा किससे, 3 टाइम्स के अपने साइड्स के। तो ये रिलेशन कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन में, तो ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। और यदि मैं स्क्वायर कर देता हूँ इनका, जैसे कि ये मीडियन है, इनका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल तो ये बड़ा होता है, लेकिन स्क्वायर कर देता हूँ तो ये इक्वल हो जाता है 3 टाइम्स के आपके पास साइड के स्क्वायर के। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको मीडियन का जो वैल्यू दे देता है कि इसकी जो ये मीडियन है इसकी वैल्यू स्मॉल a, मतलब स्मॉल a की वैल्यू दे दी आपको 20, ऐसे 31, कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ दे दी हैं। आपको कभी कभी इसका एरिया पूछ लेता है, तो यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है और एरिया पूछ लिया है आपसे, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला सिंपल वही वो एज इट इज़ फॉर्मूला हो जाएगा। केवल a, b और c आपको क्या मानना है, मीडियन की लेंथ को मान लेना है, ठीक है। और फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, केवल यहाँ पे 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ सब कुछ रहने वाला है। अब यहाँ पे s तो वही रहेगा आपके पास, हाफ कर देना है a+b+c डिवाइड बाई 2, और ये आपके पास 4/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ABC आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मीडियन की लेंथ है। ये बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये कई बार रिपीट होता है आपके पास। ये आपके पास एक नॉर्मल ट्राइंगल है और ट्राइंगल से बाहर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है, ये इस पे टेंजेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछता क्या है इसमें कि इसका पेरीमीटर पूछ लेता है, इस वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर पूछ लेता है, या फिर कभी कभी क्या पूछता है, ये जो टेंजेंट है इनकी लेंथ पूछ लेता है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है कि ये जो टेंजेंट है इनकी लेंथ मतलब AP, ये वाली AQ, मतलब दोनों बराबर होंगे टेंजेंट, तो बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ABC। ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका पेरीमीटर जो भी आएगा उसका हाफ कर देना है आपको। जैसे कि इसका पेरीमीटर तीनों भुजाओं का योग 30 आया, तो इसकी ये जो है टेंजेंट ये कितनी हो जाएगी, 15 की हो जाएगी, ठीक है। ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। डेरिवेशन बहुत ईजी है, उस पर नहीं जाना है अभी, तो आपको ये डायरेक्ट रिलेशन याद रख लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। ये देखिए एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें एक मैक्सिमम साइड का आपको स्क्वायर है यहाँ पे बनाना है अंदर। तो उसकी साइड से आपसे पूछ लेता है कि इसकी साइड्स क्या होंगी, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब L, B और S तो आपको यहाँ पे इसकी साइड्स हो गई। देखिए ये आपके पास ये लंब की वैल्यू हो गई, ये बेस हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है, साइड ऑफ स्क्वायर मतलब जो अंदर बन रहा है ना, इसकी साइड हो जाएगी आपके पास एल बी एच, मतलब ऊपर तो सबका मल्टीप्लाई कर देना है, एल बी एच हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या आएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एल और बी। ये बात समझ में आ गई। एच नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है, एल बी एच ऊपर, नीचे एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एल बी। अब ये एक चीज़ तो ये हो गई, आपका जो ये स्क्वायर है ये आपके पास, इसकी एक साइड है आपके पास हाइपोटेन्यूज पे है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि इसकी जो केवल एक किनारा उसका टच करे उसको, हाइपोटेन्यूज को, और फिर आपके पास मैक्सिमम साइड आएगी, वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे एक्स आएगा, वो आपके पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो इस वाले केस में ये चेंज हो जाएगा और इस वाले केस में ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में देखना है कौन सा पूछा है आपको, उस हिसाब से ये फॉर्मूले लगा देने हैं। इसके बाद में ये आपका कई बार पूछ लिया जाता है एसएससी में, फेवरेट कंसेप्ट है इसका। इसमें क्या करना रहता है, देखो मैंने ये जनरल केस भी लिख दिया है, आपसे ये वाला भी पूछता है, ज़्यादातर ये पूछता है, ये जनरल केस है। इसमें क्या है, देखो ये एक ट्राइंगल आपके पास सर्किल है और सर्किल के अंदर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें ये डायगोनल हो गए। अब क्वेश्चन में कह देता है कि इसके डायगोनल हैं, ये अपने आप में एम और एन रेशियो में काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यदि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो एक स्पेशल केस हो जाएगा कि एम और एन की वैल्यू 1 1 हो गई, ठीक है। तो ये वाला केस मैंने एक जनरल ले लिया, किसी भी रेशियो में हो सकता है, ये 2:3 भी हो सकता है। तो उस वाले केस में क्या करना है कि ये देखो एम कहाँ पर है, इस दो साइड के बीच में है ना, ए बी और बी सी के बीच में, तो ये याद रखना है आपको, ए बी इंटू बी सी अपॉन, ये देखिए एन कहाँ पर है, नीचे वाला एन इसके लिए देखिए ये दो साइड के बीच में है, तो आपके पास क्या याद रखना है, ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी, ये आपके पास रेशो हो गया, आसानी से याद हो गया। अब यदि ये रेशो बराबर है, मतलब बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं 1 1 रखूँगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी बराबर ए डी इंटू सी डी, ये बराबर हो जाएगा। ये स्पेशल केस है इसका, समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए ये वाला, इसमें क्या करना है कि ये जो आपका बाहर वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये बाहर बना हुआ है इसके सर्किल के, तो इस वाले केस में क्या है कि टेंजेंट की लेंथ आपको इक्वल करनी रहती है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो ये वाली साइड आमने सामने वाली भुजाओं का योग करना है, तो ए बी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा बी सी और ए डी। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपको डायरेक्ट आपसे क्या है कि 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ आपको गिवन रहती है, चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ये निकाल लेना है, आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में क्या रहता है कि मीन दे देगा, मोड दे देगा, मीडियन पूछ लेगा, बाध्यिका, बहुलक, आप कभी कभी बहुलक पूछ रहे, 2 वैल्यूज आपको गिवन रहती हैं। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, रिवाइज कराना इसलिए ज़रूरी क्योंकि भूल जाते हैं ये वाला रिलेशन, इसलिए यहाँ पे देखिए इसको 3 टाइम्स मीडियन का बराबर होता है मॉड प्लस 2 इंटू मीन। ये याद रखना इस तरीके से आसान रहेगा, तो इसलिए इसको आप ऐसे याद रख लो, 3 टाइम्स मीडियन का बराबर मॉड प्लस 2 इंटू मीन। अब देखो मोड अपने आप में बड़ा होता है, तो इसलिए इसके साथ कुछ गुणा नहीं किया, मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ऐसे याद कर सकते हो, आसान है, हो जाएगा। तो ये रिलेशन बहुत काम आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी। ये तो ईजी है, ठीक है, ये ऐसे कॉज का है, कॉज ए कॉज बी, साइन ए साइन बी। टेन का ये आपको यहाँ से देख लोगे, टेन ए प्लस लग रहा है तो प्लस पहले आएगा ऊपर, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है एसएससी, ये देखो ये 2 फॉर्मूले, ये मैं पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था, ये दोनों फॉर्मूले अलग से, ठीक है। और इसके बाद में एक कंसेप्ट ये वाला cos 2a वाला और एक sin 2a वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। sin 2a बराबर 2 sin a cos a, और इसके लिए ये सभी फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। देखो cos 2a बराबर क्या क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक ये याद रखना है, एक ये भी याद रखना है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। ये ऐसा इसलिए क्यों बराबर होगा, देखो इसको आप तोड़ोगे a स्क्वायर b स्क्वायर से, तो एक टर्म तो बनेगी cos स्क्वायर a, ठीक है, ये वाली, और प्लस साइन स्क्वायर a, तो ये तो 1 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू यही आ जाएगी, तो इसलिए ये भी आपके पास याद रखना है। और एक जो है वो इम्पोर्टेंट, ये दोनों लास्ट के हैं, ये तो आपसे बार बार पूछता ही है वो, कि 2 cos स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos 2a और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बराबर cos 2a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, साइन 3a वाले फॉर्मूले, cos 3a वाले हो जाएंगे 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a और 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और ये tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये तीनों फॉर्मूले और आप एक बार रिवाइज कर लो इनको, ये भी कभी कभी पूछ लेता है।
तो देखिए इनमें क्या है कि 60-60 का डिफरेंस है। ये देखो ये थीटा है, ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। बहुत आसान है। देखो साइन में यहाँ पे साइन आ जाएगा, कॉज में यहाँ पे कॉज आ जाएगा, टेन में यहाँ पे टेन आ जाएगा। बस टेन में एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या रखनी है ध्यान, यहाँ पे 1/4 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ सिंपल, तो 1/4 से 1/4 कट जाएगा, ये तो 10 में बदल जाएंगे सब, लेकिन यहाँ पे केवल ये 3 थीटा आएगा, 1/4 कट जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि इसमें 1/4 नहीं आता है, इन दो में आपके पास 1/4 आता है। आ गया समझ में? आगे बढ़े। अब इसके बाद में ये देखिए आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर आप लगाओगे और एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। ये वाला फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि ये प्लस में है तो यहाँ पे पावर 4 है, तो इसको दो भाग में ऐसे तोड़ा जा सकता है, एक भाग जो प्लस का आएगा, एक माइनस का आ जाएगा। आगे देखिए ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो। देखो ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर बराबर ए वाई माइनस बी एक्स, इसको स्क्वायर खोलोगे और फिर इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या बनता है। देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसको ओपन करने पर ये बनता है। ये आपसे कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर देखोगे जब। इसके बाद में देखिए सम चतुर्भुज, आपके पास ये दो आपके पास क्वाड्रिलेटरल होते हैं, एक सम चतुर्भुज जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और पैरेलल भी होती है। तो उसमें क्या रिलेशन रहता है कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ये बात समझ में आई। और इसका एरिया क्या रहता है आपके पास 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। तो आपसे क्या होता है क्वेश्चन में एरिया पूछ लेता है, तो कभी कभी d1 दे रखा होता है, साइड दे रखी होती है, तो d2 निकालना रहता है, तो आपको ये वाला रिलेशन वहाँ पे यूज़ करना रहता है। आ गया समझ में? और तो इसलिए यहाँ पे ये जरूरी है। d1 स्क्वायर मतलब पहले विकर्ण का स्क्वायर, दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स a स्क्वायर, मतलब जो साइड का स्क्वायर वो आपके पास 4 टाइम्स में है। यही चीज़ आपके पास समांतर चतुर्भुज में जिसकी बराबर भुजाएं नहीं हो, आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर होती हैं और लेकिन पैरेलल भी होती हैं। तो ये वाला जो है ऊपर वाला स्पेशल केस है, इसमें इक्वल हो जाती है साइड। तो इस वाले केस में क्या होगा कि फॉर्मूला यही रहेगा, बस केवल दूसरी साइड और आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। ये a है, ये तो ये b, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो इस वाले पे जाना है तो क्या हो जाएगा, a और b बराबर है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला अपने आप बन जाता है इससे। तो ये दोनों आपको याद रख लेने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये वाला कंसेप्ट क्या है कि देखो कोई डिस्टेंस है d आपको कवर करनी है, x स्पीड से जाता है तो इतने टाइम में पहुंचता है, ठीक है, मतलब इतने टाइम जल्दी पहुंच जाता है। y से जाता है तो इतने टाइम लेट पहुंचता है। जैसे स्कूल का लगा लो कि 6 किलोमीटर, ये इतनी डिस्टेंस पे कोई स्कूल है या विद्यालय है, तो यहाँ से जाता है 6 की स्पीड से तो इतने मिनट लेट होता है, इतने से जाता है तो इतने मिनट जल्दी पहुँच जाता है। तो टाइम का डिफरेंस दे रखा होता है। एक तो बेसिक अप्रोच होती है इसको करने की। दूसरी अप्रोच क्या है कि देखो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, जब डिस्टेंस इक्वल हो तो आपको क्या करना है कि दोनों जो स्पीड दे रखी है उनका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। नीचे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे 5 से जा रहा था, 6 से जा रहा था, तो दोनों का मल्टीप्लाई 30 ऊपर आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। टाइम डिफरेंस मान लो अब पहले जा रहा था बाद में जा रहा था, दोनों का डिफरेंस ऐड कर देंगे। एक साइड, दोनों एक साइड है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये टाइम डिफरेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या दे देता है आपको कि दोनों का टाइम, अभी तो डिफरेंस निकाला था, दोनों का ऐड करके दे दे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। बाकी बेसिक अप्रोच आपकी यही रहेगी जो सवाल को सॉल्व करने की है, इससे कर सकते हो। बाकी ये फॉर्मूले भी आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखिए इसमें इसके बाद में क्या है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट के लिए जो फॉर्मूले हैं वो पूछ लेता है कई बार आपसे, तो इनकी लेंथ पूछता है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो ये दो ट्राइंगल, दो सर्किल हो गए आपके पास, इनके बीच में ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, ठीक है, सीधा। तो इसकी लेंथ के लिए आपको क्या करना है, पी क्यू, ये पी क्यू आपके पास लेंथ है, ये क्या हो जाएगी डी स्क्वायर। डी कौन सी है, ये डी इनके बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। ये दो आपके पास सर्किल है, इनके बीच में डिस्टेंस डी, तो डी स्क्वायर माइनस इसकी रेडियस कैपिटल आर, इसकी स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये आपको याद रख लेना है। दूसरी चीज़, यदि ये आपके पास दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास डी तो जीरो हो ही गया, ये डी जीरो हो गया, और डी जीरो नहीं होगा, डी क्या हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा, सॉरी
ठीक है, डी आर प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखोगे डी की जगह आर प्लस आर, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ जाता है 2 अंडर रूट में आर इंटू आर। तो इस वाले केस में जैसे कि आपको यहाँ पे रेडियस दे दे 4 और 9, तो आपका डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू इस वाले की। तो यहाँ पे रखेंगे। तो समझ में आई ये चीज़ किस तरीके से किया है। तो ये वाला ये एक स्पेशल केस हो गया। दूसरी जो है आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट, ठीक है, इस तरीके से। पहले ये वाली थी, अभी ये वाली है ट्रांसवर्स। तो इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर आर प्लस आर का होल स्क्वायर। फर्क क्या है, बस केवल यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। अब इसके बाद देखिए लेंथ किसकी बड़ी आती है। देखो आपका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, मतलब ये वाली लेंथ, ये आपके पास बड़ी आती है कंपैरेटिवली इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए केवल जो माइनस हो रहा है ना आपके पास, कितना हो रहा है माइनस, कितना आर माइनस आर, आर में से भी आर माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आर प्लस आर का दोनों ऐड हुए हैं और फिर उसका स्क्वायर माइनस हो रहा है। तो लेंथ है वो इसकी ज़्यादा आएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की कंपैरेटिवली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के। तो ये बात समझ में आ गई। तो फॉर्मूले दोनों याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए इसमें जो बेसिक फॉर्मूले वो तो आपको आते हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये फॉर्मूले तो आप यहाँ से देख लोगे। जो काम के हैं वो ये 2 फॉर्मूले हैं, उनको मैं आपके साथ बताता हूँ कि देखो ये एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये आपको आता है, लेकिन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है देखिए, ये इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आपको एग्जाम में क्या दिया रहता है कि sec थीटा प्लस, इसको मैंने a प्लस बी, a माइनस बी से लिख दिया। a प्लस बी से ये आ जाएगा प्लस में, ये माइनस आ जाएगा, ये इक्वल टू 1। एग्जाम में आपको ये वाली वैल्यू दी हुई होती है। तो अब ये आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि कैसे निकालोगे कि यदि ये x है तो ये आपके पास 1/x हो जाएगा। कैसे? इसको इधर लेके जाओ, 1 में आ जाएगा। तो कुल मिला के बात समझ में आई। यदि ये प्लस वाली वैल्यू 2 है तो जो दूसरी वाली वैल्यू आएगी ये नेगेटिव वाली, ये क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1 आएगा। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे काम की बात यही है कि आपको ये वाली वैल्यू गिवन रहती है, फिर आपसे कोई साइन थीटा की वैल्यू पूछ लेता है, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ लेता है, तो उसको कैसे निकालना रहता है। इसका आसान सा तरीका क्या है कि इसको माइनस वाली वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये 2 है तो 1/2, और इसके बाद में 2 सेक दोनों को ऐड कर दो, 2 सेक थीटा आ गया। बस ये जब सेक थीटा आ गया तो कॉस थीटा आ जाएगा, फिर तो आप ट्रायंगल में लगा के निकाल लोगे आसानी से वैल्यू। ऐसे ही ये फॉर्मूला आपके पास सेकंड है, वो इसमें कॉट थीटा में भी पूछा जाता है। कैसे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये आपको पता ही है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख दिया मैंने, और फिर ये भी ऐसे ही आपके पास a + b और a - b से लिख दिया। तो यदि ये x है तो ये 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते, ये आप निकाल लोगे, ये दिया हुआ है तो ये आप निकाल लोगे, दोनों ऐड करके एक वैल्यू निकल जाएगी, फिर आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए ये मेंसुरेशन का है, 2 कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिज्म समझिए, प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म बेसिकली एक चीज़ वही है, आपका सिलेंडर है, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रिज्म है। तो इसमें जो अपर जो पोर्शन है और जो टॉप पोर्शन है वो दोनों यदि सेम रहते हैं, ठीक है, तो वो आपका प्रिज्म कहलाता है। जैसे कि इसका ऊपर वाला है आपके पास स्क्वायर, तो नीचे वाला पोर्शन भी स्क्वायर है, तो ऐसी आकृति आपके पास प्रिज्म का कहलाती है। तो इसका एरिया आपको निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस ले लो और इनटू हाइट कर दो, तो ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इसका। और टोटल निकालना है तो 2 × एरिया ऑफ बेस कर्व कर देना है, क्योंकि एरिया बेस यही टॉप का भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखो कैसे करना है, आपके पास सिलेंडर में मैं ये लगाना है फॉर्मूला था, क्या हो जाएगा, ये वाला लगाओ, पेरीमीटर आपका 2πr बेस और हाइट हो जाएगा 2πrh प्लस 2 × एरिया ऑफ बेस πr²। तो वही वाला फॉर्मूला आ गया 2πr h + r। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहीं से आता है। इसके बाद में देखिए क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए क्या देखना है, यहाँ पे आपको डायगोनल ध्यान रखना है। ठीक है, ये डायगोनल पूछ लेता है, L² B² H², ये आपका इसका डायगोनल होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है वो सभी साइड्स का एक मल्टीप्लाई करना है, L × B, B × H, H × L, और 2 टाइम्स कर देना है उसका, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पे क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, चारों साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, चारों साइड्स का, और टोटल 6a², वॉल्यूम a³, और डायमीटर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √3a। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में देखिए ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा काम का है। इसमें देखो ये वाला एक फॉर्मूला और एक ये, इसमें ये वाला देखिए, हम जानते हैं यदि आपके पास साइड्स का रेशियो 1:2 में है तो इसका वॉल्यूम मेरे को निकालना है, तो क्यूब करता हूँ, इसका 1 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, एक आपके पास ये कोण रहा और कोण को ये क्या 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो इक्वल 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 है ये, ठीक है। तो इसका ये 1 पार्ट, ये टोटल जो लेंथ है, ठीक है, इसको 3 पार्ट में, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। तो अब देखिए इसका जो मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, तो इस वाले पार्ट का, पहले वाले का, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट है ना, तो केवल इस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1। और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने, इसकी साइड से यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगी, तो 2 का क्यूब करूँगा तो 8 हो जाएगा। यदि पूरे का निकालता हूँ तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब आपको निकालना क्या है इसमें कि केवल इस वाले पार्ट का निकालना हो तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन केवल इस वाले पार्ट का निकालना हो, पूरा नहीं, केवल इस वाले का, तो क्या करेंगे, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो 8 था, तो ये 1 है, इसमें से माइनस कर दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। इस तरीके से नीचे वाले केवल इस वाले का निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 19, क्योंकि इसमें से ऊपर वाला 8 माइनस कर दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछता है आपसे। इसके बाद में ये फ्रस्टम है, और फ्रस्टम में आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूले, इसके थोड़े से फॉर्मूले अच्छे हैं। वॉल्यूम वाला निकालने वाला पूछता है आपसे, डायरेक्ट पूछा गया आपसे, तो देखो सीपीयू में भी और प्रीवियस शिफ्ट में भी। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे याद रखना है, πh/3, ये तो आपके पास वॉल्यूम है, πh/3 इस तरीके से। और अब अंदर क्या आएगा, r² कैपिटल स्मॉल इंटू कैपिटल इंटू स्मॉल। ये जो फैक्टर है ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसको भूल जाते हैं। r/r, ये r/r, ये तो आएगा ही आएगा, h तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, तो ये कंप्लीट फार्मूला है, ध्यान रखना है। डिवाइड में 3 और है। इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया तो हो जाएगा आपके पास πr + r, एल आपके पास ये साइड हो जाएगी, त्रियक ऊंचाई जिसकी बोलते हैं, स्लांट हाइट, और ये πr² प्लस स्मॉल r², ये आपके पास इसका एरिया हो जाएगा कंप्लीट वाला। कर्व सरफेस एरिया इतना हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि बन ऐसे रहा है आपका ये, तो इसमें आपको, ठीक है, इसकी ये वाली जो हाइट है ये आपको निकालनी है, स्लांट हाइट। ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए क्या है कि ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, तो ये वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा तो ये r - r बन जाएगा, ये h है, तो ये वाला पोर्शन निकालना है मुझे, ये वाला, तो कैसे हो जाएगा h² + r - r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये वाली हाइट हो जाएगी स्लांट हाइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा देख लेना है ऊपर ऊपर से। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो आपको थोड़ा सा पता रहे कि ये वाला क्वेश्चन मेरे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट से किया जा सकता है। कभी कभी वैल्यू जैसे ऐसे दे दे, ये वाला आ जाए क्वेश्चन 39, 80, 89, तो आप उसको क्वेश्चन को बेसिक्स वैसे सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको ये वैल्यू थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसका एरिया निकालने में देखो बहुत आसान हो जाएगा। केवल इन दो को मल्टीप्लाई करना है और हाफ कर देना है, 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत टाइम बच जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज सा कर लेना, एक बार देख लेना है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये कुछ ऐसी वैल्यूज दिख जाए तो दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ ये वैल्यूज इसके अंतर्गत हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए ये टाइम बचाएंगी। इसके बाद में देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं। ये कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, आपको याद होंगी, नहीं है तो यहाँ पे देख लो। sin 15 की वैल्यू आपसे याद रखनी है, √3 - 1/2√2, और ऐसे ही आपको sin 75 की निकालनी है। तो बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब कॉज में क्या है, ये वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये आपके पास कॉज की हो जाएगी और ये आपके पास साइन की हो जाएगी। तो कितने की, तो ये कॉज आपके पास 75 की, ये कॉज 15 की। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखिए कुछ और वैल्यूज है जो याद रखने की है। देखो tan वाली आप निकाल लोगे इसको डिवाइड करके, साइन को कॉज से डिवाइड करके, लेकिन आपको याद भी रख लेनी। तो याद कौन कौन सी रखनी है, एक तो ये वाली sin 15 की 75 याद हो ही जाएगा अपने आप, और tan के लिए भी याद रख लेना 2 - √3, 2 - √3 है tan 15 के लिए। अब मैं देखो tan की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यूज बढ़ती हैं, तो ये आपको याद रख लेना, tan की वैल्यू अगले बढ़ने पर क्या होगी, 75 पर 2 + √3, कितना 2 + √3, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में tan 22.5 की भी वैल्यू आपसे पूछा हुआ है प्रीवियस शिफ्ट में, प्रीवियस ईयर में, तो ये भी आपको याद रख लेना। tan 22.5 क्या होता है, √2 - 1। देखो tan 45 आपको पता है 1 होता है, tan 45 1 होता है, tan 22.5 क्या हो जाएगा, √2 - 1 के याद रख लेना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, आपको यहाँ पे याद कर लेनी है ऐसे के ऐसे। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला आपसे यूज़ होता है क्वेश्चंस में। तो देखो प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b b c c है। ऐसे यदि ये माइनस में हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स तो आएगा लेकिन ये केवल माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। दूसरी चीज़, आपको जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें 3 वेरिएबल आपको दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दे रखा है x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है बराबर 0। तो आप देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि 3 वेरिएबल है तो अलग अलग को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है और स्क्वायर की वैल्यू तो इनको सबको बराबर अलग अलग 0 करना पड़ेगा। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अलग अलग को 0 करके यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। तो ये यूज़ होता है। अगर वैल्यूज उस तरीके से दे रखी है तो उनको परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम 0 के इक्वल कर देंगे, तभी सॉल्व हो सकती है। अगर यदि एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल दे रखे हैं तो वो तभी सॉल्व हो सकती है जब उसके परफेक्ट स्क्वायर बना के 0 के इक्वल किए जाएँ। आगे बढ़ते हैं। ये वाला कंसेप्ट मैंने इसलिए यहाँ पे कंसिडर किया है क्योंकि ये अभी एक तो रिसेंट में पूछा गया, पहले भी पूछा गया है बहुत बार। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, a³ + c³ -3 abc वाला। ठीक है, इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसका एक स्पेशल केस ये है कि यदि इसमें a, b और c इनकी वैल्यू ऐड करने पर a + b + c ये यदि 0 के इक्वल हो जाए ना, तो इसका स्पेशल केस क्या होता है कि ये a³ b³ c³ बराबर क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। ये स्पेशल केस है, तो यही यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। इन तीनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखो a + x - y, y - z और z - सबको ऐड किया तो ऊपर वाला पार्ट 0 हो रहा है। ठीक है, तो 0 हो रहा है तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स x - y, y - z और ये z - x। ये बात समझ में आई। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे भी आपके पास इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो पूरा जोड़ा मैंने, तो ये भी 0 हो रहा है। इसको अंदर वाले को a मानना, ये ध्यान रखना, मैं अंदर वाले की बोल रहा हूँ। तो ये नीचे 0 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इसका भी x² - y²। ठीक है, और y² - z² और z² - x²। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखो, 3 से तो 3 चला जाएगा। x² - y² कैसे लिखा जा सकता है, x + y, x - y, इसको y - z, y + z, इसको प्लस में एक बार माइनस में। देखो माइनस वाले तो ऊपर से कट जाएंगे, नीचे क्या बचेंगे, केवल और केवल प्लस वाले। तो यही आपका तो आंसर दिया हुआ यहाँ पे। आगे समझ में ये वाला। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको एक क्वाड्रिलेटरल है और उसमें ये बोलेगा आपसे कि 2 एंगल हैं C और D, इनके बाइसेक्टर किसी पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। ये पॉइंट को M नाम दे देगा, O दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो इस पे जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू आपसे पूछ लेता है। तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे A और B की वैल्यू आपको दी हुई होती है। तो x बराबर जो ये यहाँ पे बन रहा है M पॉइंट पे, एंगल बाइसेक्टर से सामने वाली भुजाओं के, तो ये हो जाएगा आपके पास a + b/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला a + b/2 डायरेक्ट याद रखना है, पूछा गया है कई बार। दूसरा एक कंसेप्ट ये भी है आपके पास, इसको याद रख सकते हो, अच्छा है। तो क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो ये आपको यूज़ करना है यहाँ पे। देखो PQ ये वाला चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, यदि एंगल बाइसेक्टर तो ये वाला रिलेशन तो होता है, प्रीवियस में देख चुके हैं। एक यदि ये आपके पास सर्किल में दे रखा हो तो क्या बनेगा, देखो PS × ST बराबर PQ × PR, ये हो जाएगा सेकंड रिलेशन। आगे देखो, हाइट एंड डिस्टेंस से ये अच्छा सवाल है। 2-3 कंसेप्ट है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देखो, यदि ये थीटा है ना आपके पास, थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्वेश्चन में दिया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 2, तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 के इक्वल होती है, θ1 + θ2। ठीक है, 90 के इक्वल होती है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने की है वो क्या है कि ये डिस्टेंस a है, ये b है, तो ये आपको ये वाली हाइट पूछ लेता है। ठीक है, जैसे ये वाली हाइट पूछ लेता है तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a × b। अब a और b को समझ लो यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, इस मीनार के पॉइंट से सबसे एंड वाला पॉइंट और ये सबसे ये वाला क्लोज वाला पॉइंट जहाँ से एंगल बन रहा है, तो ये डिस्टेंस है, इसको ध्यान रखना है। a और b कौन सी डिस्टेंस है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √ab। और दूसरा केस आपका ये वाला है, बाकी ये ज्योमेट्री से ड्रॉ करके भी आसानी से किया जा सकते हैं। तो इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है। और एक तीसरा केस ये है इंपॉर्टेंट, इसमें क्या करना है कि जैसे कि एक ये आपके पास कोई दीवार पर कुछ
खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई आपके पास लेडर है, सीढ़ी है, तो यदि इसको मैं खींचता हूँ तो ये ऐसे खींच जाती है नीचे, तो ये वाला पोर्शन नीचे आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये कितना नीचे आया, ये कितना इधर गया, तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है ए बाई बी। ए कौन सा है? नीचे वाला, ध्यान रखना, नीचे वाला बराबर ये ऊपर वाला बराबर हो जाएगा tan θ1 प्लस θ2। कितना चेंज हुआ है वो, तो यदि ये इसकी वैल्यू 90 होती है तो ए बराबर बी हो जाता है, तो ये याद रख सकते हो। इसके बाद हम देखिए कि ये वाला तो आपको पता है कि साइकिल क्वाड्रिलेटर के ये कोणों का योग थीटा प्लस अल्फा 180 हो जाएगा, और ये आपके पास सेम हो जाएगा, सेम जीवा के द्वारा यहाँ पे बनने वाले एंगल बराबर होते हैं सरकमफ्रेंस पे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये वाला आपके पास आर्क है, ये वाला, इससे एंगल सेंटर पे एंगल बन रहा है अल्फा, ये वाला आर्क है चाप, इससे सेंटर पे बन रहा है आपके पास बीटा। तो आपसे ये इन दोनों के बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर नहीं, ये जो इंटरसेक्ट करते हैं, इस पे बनने वाला एंगल पूछ लेता है। तो ये आपके पास अंदर की तरफ है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यही चीज़ आपके पास बाहर है, तो इससे तो देखो अल्फ़ा बन रहा है यहाँ पे, इससे बीटा बन रहा है, और यदि ये इनको मैं बाहर मीट करता हूँ तो जो बाहर पॉइंट पी है उस पे जो एंगल बनेगा वो माइनस में हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। बस ध्यान ये रखना है, अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, बाहर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। आगे समझ में? आगे देखिए, ये कंसेप्ट देखिए क्या है कि देखो कोई डिस्टेंस है, यहाँ से ए शुरू होता है, यहाँ से बी शुरू होता है, यहाँ पे बीच में ये मीटिंग पॉइंट है इन दोनों का, ठीक है, यहाँ पे जाके मिल जाते हैं। इसके बाद में ये इसको कवर करता है t1 टाइम, ठीक है, ये वाला ये t1 टाइम में कवर करता है, ये है जो t2 टाइम में कवर कर लेता है, ये इनका ए और बी का। तो मिलने के बाद में इनकी स्पीड है वो s1 ये स्पीड है इनकी s1 s2, तो टाइम t1 t2 दे रखा है मिलने के बाद में, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो उसको कैसे याद रखना है? देखो s1 s2 दोनों की साइड स्पीड का रेशियो बराबर हो जाएगा t2/t1। देखो टाइम का उल्टा कर देना है, बस ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ अंडर रूट ले लेना है। तो एक सवाल देखो यहाँ पे, ये स्पीड आपको दे रखी है 9, दूसरी वाली निकालनी है, टाइम का दे रखा था, जो t1 दे रखा था वो आपके पास यहाँ पे 4 था तो नीचे लिख दिया है, और t2 ये इतना था तो इसका निकाला तो 6 आ गया आपका आंसर। तो ये ज़रूर समझना है यहाँ पे कि ये अंडर रूट में है और t2/t1 है यहाँ पे। इसके बाद में CISI का ये कंसेप्ट समझिए, इफेक्टिव रेट का एक कंसेप्ट है। देखो यदि रेट आपके पास 1% दे रखी है, 2 साल का मामला है तो 2.01 से मल्टीप्लाई कर देना प्रिंसिपल को, डायरेक्ट आपके पास CI आएगा। बाकी वैल्यूज़ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है जो समझाने की वो ये है, देखो 5% के लिए याद रखना है एक तो आपको, 2 साल के लिए तो इतना याद हो जाएगा, 3 साल के लिए आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछता है आपसे। 3 साल का क्या हो जाएगा? 15.7625 ये वैल्यू है। और इसमें याद रखनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 वैल्यूज़ हैं, 5% की और ये 10% की, बाकी याद रख सकते हो आप। तो इसमें आपसे पूछता है देखो 4 साल की, 4 साल की क्या हो जाएगी 46.41%, और 3 साल की क्या हो जाएगी 33.1। मतलब 4 साल का आपको CI निकालना हो तो जो भी प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है, उसको इतना परसेंटेज निकाल दो, उसका सीधा आपके पास ब्याज आ जाएगा। ये 40.41% आया, ये आपके पास 3 साल के लिए मामला हो गया। और इधर आपके पास 5% की रेट हो तो ये आपके पास कितने साल का हो गया? 3 साल के लिए हो गया 15.7625। 4 साल के लिए याद रखना चाहे कर सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए HCF LCM से, इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो HCF क्या होता है कि इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ LCM, इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ क्या है कि जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ज़्यादातर होता है वो आपके पास N1 × N2 बराबर HCF × LCM, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि HCF है ना, बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई संख्या है आपके पास, उसमें एक जो A और B पार्ट है ना, ये A और B क्या है? बेसिकली A और B ऐसे फैक्टर हैं जो अपने आप में कोप्राइम है। कोप्राइम यानी सहभाज्य संख्या है, जैसे कि 8 और 14 है, ठीक है, इसमें से इनका HCF क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो HCF जो मेरे पास 2 आया है, इसको मैं दोनों में डिवाइड कर दूं नंबर्स में, तो मेरे पास जो बचता है आपके पास वो देखो, इसको डिवाइड किया तो 4, इसको डिवाइड किया 2 को इसमें, तो आपके पास 7। तो ये 4 और 7 आया है ना, ये A और B है आपके, ये अपने आप में को प्राइम नंबर होंगे, इनमें से फर्दर कोई कॉमन नहीं आने वाला। तो क्योंकि कॉमन तो HCF आ रहा था वो हमने ले लिया, तो N1 क्या हो जाएगा A × HCF, N2 क्या हो जाएगा B × HCF। A और B समझ में आ गया क्या है। इसके बाद में LCF, ये देखो ये लास्ट के 2 फॉर्मूले ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएंगे? देखो LCM हो जाएगा आपके पास A B, मतलब इनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, A B × HCF, एंड लास्ट वाला N1 × N2 बराबर LCM × HCF। तो ये बात समझ में आ गई, इसको एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे समझ लिया।
इसके बाद में देखिए नंबर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें सभी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी आपकी। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये 48 है, 48 को मैंने क्या तोड़ दिया, दो भागों में, प्राइम फैक्टर्स में, इसमें 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, इस तरीके से लिख लिया। कोई भी दे रखा हो आपसे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाता है, देखो एक तो आपसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ लेता है कि कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो क्या करना है, इनकी जो पावर, अब देखो फर्दर इसमें कुछ डिवीजन नहीं हो सकता, इससे छोटा कुछ नहीं तोड़ सकते। तो पावर इसकी 2 की पावर कितनी है 4, और 3 की कितनी है 1, तो दोनों को ऐड कर दो 5। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 5। आपसे ये पूछता है। दूसरा कि आपके पास एक तो प्राइम फैक्टर पूछ लिया, एक आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स में बहुत फर्क है। तो फैक्टर्स पूछ ले तो उसमें सभी फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये नहीं देखना उसमें कि डिविजिबल है क्या है, तो उसके बाद सभी आएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है उसमें एक एक ऐड कर दो। तो 4 में ऐड किया 1 5, और इस इधर की पावर कितनी है 1, तो 1 पे 1 ऐड किया 5 2, तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 10 बन जाएगा। तो ये आ गया समझ में। इसके बाद में आपसे ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं। अब यहाँ पे देखो ऑड वाले के, ऑड पूछा तो ऑड वाले पे जाओ। तो ऑड वाले पे कितनी है पावर, 1 लग रही है, तो 1 में 1 ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ ऑड आ गए 2। अब ऑड आ गए आपके पास, इवन आपको निकालने हैं। तो क्या करना है, इवन के लिए सिंपल से क्या करो, टोटल आपको पता है, ऑड पता है, माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। आ गया समझ में। इसके बाद आपसे पूछ लेता है कि जो भी फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। तो क्या करना है आपको कि जो भी आपके पास जिस भी नंबर का निकाला है 48, उसमें आपको पावर क्या लगा देनी है, ये जो है ना आपके पास जो फैक्टर्स है उसका डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास 48 की पावर 5 आ जाएगा। इसके बाद में फैक्टर्स का आपको एडिशन पूछ ले, योगफल जोड़ने पर कितना आएगा। तो करना क्या है कि देखो यहाँ से स्टार्ट करो 2 की पावर से, 0 1 1 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1, और जितनी पावर है वहाँ तक जाना है। देखो पावर 4 तक गए। इसके बाद 3 से स्टार्ट करो, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो। ऐसे ही अगर कुछ और होता, जैसे यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन और होता, 5 की पावर 3 और होता, तो मैं क्या स्टार्ट करता, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3, ठीक है। नहीं है तो नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर लो, आगे 124। तो ये आपका यहाँ से फैक्टर से रिलेटेड आपका यहाँ पे नॉलेज हो गई, ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो ये ओवरऑल आपका कंप्लीट रिवीजन होता है इसमें। इसके साथ में आपका ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ पीडीएफ मैंने शेयर भी किए आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कुछ कंसेप्ट, तो वहाँ से आप देख सकते हो उनको। तो ये ओवरऑल जानकारी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।